गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। सत्ता का अर्थ है बच्चों शक्ति अर्थात पावर, और साझेदारी का अर्थ है यहाँ पर बांटना या साझा करना। बच्चों, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्तियों का बंटवारा करना अति आवश्यक होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सत्ता की साझेदारी करना आवश्यक क्यों है। इसे समझने के लिए हम यहाँ पर दो देशों की शासन व्यवस्था का वर्णन करेंगे। पहला देश है बच्चों बेल्जियम देश। यह देश यूरोप का छोटा सा देश है, जिसकी सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग जैसे देशों से मिलती हैं अर्थात लगती हैं। बच्चों, ये देश हमारे भारत देश के हरियाणा प्रदेश से भी छोटा है और इसकी बच्चों जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। लेकिन इस छोटे से देश की जातीय बनावट बहुत जटिल है। आइए बच्चों, इसे हम मानचित्र की सहायता से समझते हैं। बच्चों, बेल्जियम देश का मानचित्र लगभग 2 भागों में बटा हुआ है। इसका पीला भाग जो आप देख रहे हैं इसे फ्लैमिश क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या का 59% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इसका ये दूसरा भाग जो आप लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये बेलोनिया क्षेत्र कहलाता है और इसमें रहने वाली कुल जनसंख्या का 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में 1% लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं अर्थात जर्मनी भाषा बोलते हैं। बच्चों, ब्रुसेल्स जो इस देश की राजधानी है, लेकिन बच्चों इसमें रहने वाली जनसंख्या का केवल 20% लोग ही डच भाषा का प्रयोग करते हैं और 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले यहाँ रहते हैं। आप देखिए बच्चों, यहाँ पूरे देश का ठीक उल्टा है, क्योंकि फ्लैमिश क्षेत्र में पूरे देश से सबसे अधिक डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कितने प्रतिशत बच्चों? 59%, जबकि राजधानी में केवल 20% लोग ही डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक लोग जो फ्रेंच भाषा बोलते थे वे अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे, अर्थात उन लोगों के पास बहुत अधिक पैसा अर्थात ये लोग धनी थे। अतः 1950 और 60 के दशक में दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे इस तनाव ने टकराव का रूप ले लिया, जिसका सबसे अधिक असर राजधानी ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि डच भाषा बोलने वाले लोग संख्या में अधिक तो थे, लेकिन वे समृद्ध और शक्तिशाली नहीं थे। बच्चों, तो बेल्जियम के सत्ताधारी लोगों अर्थात राजनीतिक नेताओं ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए वहाँ की अर्थात बेल्जियम देश की क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता के अंतर को स्वीकार किया और 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बड़े संशोधन किए।
जिससे देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो सकें और वे अपने ही देश में बेगानापन अर्थात अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। तो बच्चों, उनके 4 बड़े संशोधन जो देशवासियों के लिए किए गए उनको बेल्जियम के मॉडल के नाम से जाना जाता है। उनके 4 बड़े संशोधन जो हुए उनको मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। नंबर 1, बेल्जियम के संविधान में यह व्यवस्था की गई कि केंद्रीय सरकार में डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी, जिससे कोई भी एक भाषाई समुदाय एक तरफा फैसला ना कर सके। नंबर 2, शासन की शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य स्पष्ट रूप से कर दिया गया, जिससे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मामलों में कोई भी हस्तक्षेप ना कर सके, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रखी गईं, जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपने राज्यों के निर्णय ले सकें और कार्य कर सकें। नंबर 3, राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी, जहां दोनों समुदायों के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। नंबर 4, केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे प्रकार की सरकार भी होगी, जिसे क्षेत्रीय या सामुदायिक सरकार के नाम से जाना जाएगा। तो बच्चों, इस सामुदायिक सरकार में प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा वो अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों के द्वारा किया जाएगा। मान लीजिए डच भाषा का प्रतिनिधि खड़ा होगा तो उसे डच भाषा बोलने वाले लोग ही वोट डालेंगे, और अगर फ्रेंच भाषी प्रतिनिधि खड़ा होता है तो उसे पूरे देश में जहाँ पर भी फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं वे ही वोट कर सकते हैं। और बच्चों, यह सामुदायिक सरकार देश की संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों का निर्णय करेगी। आइए बच्चों, अब हम दूसरे देश श्रीलंका देश की शासन व्यवस्था को देखते हैं। इस देश में मुख्य रूप से 2 जातीय समूह हैं। नंबर 1, सिंगलीय जातीय समूह। नंबर 2, तमिल जातीय समूह। बच्चों, सिंगली जातीय समूह के लोग यहाँ बहुसंख्यक अर्थात 74% हैं जो सिंगली भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि तमिल जातीय समूह के लोग 18% हैं जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, तमिल जातीय समूह भी यहाँ 2 भागों में विभाजित है। नंबर 1, श्रीलंका के मूल तमिल जो श्रीलंका देश के ही मूल निवासी हैं। नंबर 2, भारतीय तमिल। तो बच्चों, ये भारतीय तमिल भारत के वे लोग हैं जो औपनिवेशिक काल में श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे, और ये भारतीय तमिल लोग उन्हीं की संतानें हैं। इसके अलावा बच्चों, यहाँ 7% लोग ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं जो तमिल एवं सिंगली दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त 1% मुस्लिम लोग भी श्रीलंका में निवास करते हैं। बच्चों, 1948 में
श्रीलंका औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। जैसा कि श्रीलंका देश में सिंहलियों की संख्या बहुत अधिक है, तो यहाँ के लोगों ने सिंहलियों को शासन व्यवस्था में प्रभुत्व प्रदान कर दिया, अर्थात सारी सत्ता उनके हाथ में दे दी। और 1956 में कानून बनाकर सिंहली भाषा को राजभाषा का रूप दे दिया गया, अर्थात सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, जिससे सभी सरकारी व्यवस्थाओं जैसे सरकारी दफ्तरों में नौकरियां, विश्वविद्यालयों में बच्चों की शिक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं में सिंहली भाषी लोगों को ही प्राथमिकता प्रदान की गई। अतः बच्चों तमिल भाषी समूह की यहाँ निरंतर अनदेखी की गई, और इस अनदेखी होने के कारण ही इन दोनों समूहों के संबंध आपस में बिगड़ते चले गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस आपसी टकराव ने श्रीलंका में गृह युद्ध का रूप धारण कर लिया। और बच्चों, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से यह देश अन्य देशों से पिछड़ता चला गया। तो बच्चों, दो देशों की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि सत्ता का बंटवारा करने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव या अलगाववाद की स्थिति या समस्या को हम खत्म कर सकते हैं।